नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीआर टीजी 2 के अलावा जैसे कि बार्क में आई हुई भर्ती और अन्य स्टेट से जो आईटीआई से संबंधित भर्ती निकालती हैं, ये उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की है, जो कि दोस्तों आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। जनरेटर के प्रश्नों को हमने 103 प्रश्नों तक हल कर लिया है। उसके आगे की श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा डेड डैश पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्षेत्र फ्लक्स, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया आर्मेचर फ्लक्स या आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र जनित्र के मुख्य ध्रुवों के नीचे मुख्य फ्लक्स के वितरण पर प्रभाव डालता है। आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स के वितरण पर प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के मुख्य दो प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित करता है या दुर्बल करता है, यानी कमज़ोर करता है। और आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है या विकृत यानी डिस्टॉर्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है आपका, जैसा कि इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्पार्किंग कम हो सके, इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों मुख्य फील्ड पोल्स के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल्स इंटरपोल्स कहलाते हैं और इंटरपोल्स को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इंटरपोल की वाइंडिंग जो है मोटे तार एवं कम लपेटों की बनाई जाती है, जो कि मुख्य पोल की लपेट की संख्या का 1/3 भाग लगभग की बनाई जाती है और इंटरपोल की संख्या मुख्य फील्ड पोल के बराबर होती है। अगला प्रश्न। किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रवाह फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, ये इसका सही उत्तर है। किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ तब उत्पन्न होगा जब फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। यह फैराडे के नियमानुसार होता है। इसका फार्मूला आपका दिया गया है, E बराबर d∅/dt वोल्ट होता है। चलिए, डेड डैश को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समानांतर क्रम में चलाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उच्च विश्वसनीयता के लिए समानांतर में चलाए जाते हैं। और अधिक जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि उच्च विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं, जिससे कि यदि किसी जनरेटर में प्रदोष उत्पन्न हो जाए तो उसके स्थान पर अन्य लगे हुए जनरेटर सप्लाई प्रदान करते रहें और किसी प्रकार के कार्य की रुकावट न उत्पन्न हो, इसलिए एक से अधिक जनरेटर को समानांतर में प्रचलित किया जाता है, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, डीसी शंट जनरेटर को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि नियत वोल्टेज जनरेटर कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी डीसी क्योंकि डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है और इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। यहाँ पर इसका फार्मूला भी दिया गया है, जो कि दोस्तों जनरेटर में होता है V यानी ईएमएफ बराबर वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध होता है। और इसमें आर्मेचर धारा निकालने के लिए हम लोड धारा और शंट धारा दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका आर्मेचर धारा निकल कर आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि
भावर धारा हानि, ये इसका सही उत्तर है। विद्युत वाहक बल के कारण सोर्स में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती हैं, जिससे भावर धारा हानि कहते हैं। इस क्षति के कारण कोर तथा मशीन गर्म हो जाती है। यह क्षति कुल का 20 से 30% तक होती है। फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्मेचर हानि कहा जाता है। दोस्तों इस बुक में पहले से टिक लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। हम इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जो कि आर्मेचर हानि बराबर होता है जो कि I² इंटू आर्मेचर प्रतिरोध, जो कि दिया गया है। और बात करते हैं जैसे कि आर्मेचर डीसी मशीन में घूमने वाला भाग होता है। दोस्तों यहीं से प्रश्न बन जाता है, जो कि यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है। जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है और आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होती हैं, जिससे कि उसमें भार धारा हानि कम किया जा सके। लेमिनेशन की जो मोटाई होती है 0.35 से लेकर 0.6 mm तक होती है। अगला प्रश्न, डेड डैश यांत्रिक हानि में शामिल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि ब्रश पर घर्षण नुकसान, ये इसका सही उत्तर है। इसमें हानियाँ 3 प्रकार की होती, जैसे कि लौह हानि, ताम्र हानि, यांत्रिक हानि। और हम बात करते हैं जैसे कि यांत्रिक हानियाँ, लौह हानियाँ तथा स्ट्रेच चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली हानि का योग होता है। अगला प्रश्न, सरल और आम विधि में आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन कॉइल्स की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह किस सहारे किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि ग्राउलर, ये इसका सही उत्तर होगा। और ओम मीटर प्रतिरोध मापने के लिए इसका ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीटर में प्रतिरोध, धारा और वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है। एमीटर में धारा मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं एमीटर का। अगला प्रश्न, 124 स्लॉट वाले एक 8 पोल आर्मेचर वाइंडिंग के लिए 15 दांतों तक फैले हुए कॉइल को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कॉर्डेड, इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि दोस्तों पोल पिच बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल्स की संख्या रखी जाती है। यहाँ से इसमें भाग दे दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि पोल्स की संख्या 8 दी गई है और स्लॉट की संख्या 128 दी गई है। यहाँ पर मान रख के इसको भाग दे दिया गया। आपका उत्तर जो कि 16 निकल कर आ गया, इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमने आपको बता दिया, ये 60 होगा। चलिए बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, डीसी एक निश्चित दी गई गति पर डीसी जनरेटर ओपन सर्किट विशेषता इनमें से किसके बीच आलेखित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट अभिलक्षण स्थिर गति पर नो लोड वोल्टेज तथा क्षेत्र धारा के बीच आलेखित की जाती है, इसे शून्य लोड अभिलक्षण भी कहते हैं। इसका आकार प्रायः सभी जनरेटरों के लिए एक जैसा होता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि यांत्रिक शक्ति होती है, राइट आंसर है। प्राइम मूवर में जनरेटर को यांत्रिक शक्ति दी जाती है। इस यांत्रिक शक्ति को डीसी जनरेटर विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। अगला दिया गया है आपका, जो कि यहाँ पर जान सकते हैं आप। यहाँ पर डमी कॉइल को वेब वाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब कम्यूटेटर बार और स्लॉट का अनुपात एक पूर्ण संख्या होता है। दोस्तों ये इसका सही उत्तर नहीं है। चलिए हम आपको अभी बताते हैं। जैसा कि दोस्तों डमी कॉइल को वेब वाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब प्रति स्लॉट प्रति लेवर कॉइल साइड एक पोल्स की संख्या पोल युग्म का गुणक होता है। दोस्तों ये भी आपका सही नहीं है। चलिए हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन द्वारा आपको समझा देते हैं, जो कि डमी कॉइल का उपयोग डीसी मशीन में मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए किया जाता है।
अर्थात जब भार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है तो रोटर का आकार सर्कुलर न होकर ओवरलेस हो जाता है। इसी से बचने के लिए कॉइल को उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इसे बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें जो दोनों कथन थे वो गलत थे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ पर डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोलों में क्या होता है। जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं, जो आर्मेचर के श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं। इंटरपोल टेपर आकार के बने होते हैं। इनकी ध्रुवता डीसी जनरेटर की स्थिति में घुमाने की दिशा में आने वाले पोल्स के समान होती है तथा मोटर की स्थिति में घूमने की दिशा में पीछे छोड़ने वाले पोल के समान होती है। डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पोलरिटी कैसी होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की ध्रुवता के समान होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। किसी डीसी जनरेटर में मुख्य पोल की तुलना में इंटरपोल की ध्रुवता गति के दिशा में आगे मुख्य पोल के समान होती है। इंटरपोल का प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले इंटरपोल पर वाइंडिंग कम टर्नों की तथा मोटी होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 0.75 मीटर लंबा एक मोटार आर्मेचर कंडक्टर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पर लगने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एल का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, जो कि वेबर हो, इसका मात्रक वेबर मान लो। इसका आर्मेचर कंडक्टर की संख्या दी गई है और धारा यहाँ पर देख सकते हैं दी गई है आपकी, जो कि 5 एम्पियर है। और यहाँ पर फार्मूला आपका दिया गया है एफ बराबर BIL साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर पूरा मान इस फार्मूले पर रख देंगे, आप इसे हल करेंगे, जो कि आपका 15 न्यूटन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है भंवर धारा हानि डीसी मशीन के किस भाग में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्मेचर में होती है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि भंवर धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियाँ होने के लिए कोर AC सप्लाई होना आवश्यक है। डीसी मशीनों के आर्मेचर में AC सप्लाई होती है, अर्थात भंवर धारा हानि डीसी मशीनों के आर्मेचर में होगी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक मशीन में डेड डैश को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि भंवर धारा हानि इसका सही उत्तर है। इलेक्ट्रिक मशीन में भंवर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। मशीनों के कोर में अनावश्यक रूप से प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति का खपत करती हैं, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि फैराडे के नियम पर कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। हम इसमें बात करते हैं जैसे कि फैराडे के सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति में चुंबकीय बल रेखाओं को छेदन होता है, तो उसे चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगला है शॉर्ट डेड डैश कंपाउंड जनरेटर एक डीसी जनरेटर का प्रकार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शंट का प्रकार है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर अगर इससे सीरीज में जोड़ा होता तो ये शंट कंपाउंड जनरेटर होता। चलिए, और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि जब शंट क्षेत्र को केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो वह
जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र का मान पूर्णतः लोड धारा पर निर्भर करता है। अगला है पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र कुंडलन डैश जुड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्रोत के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप जान सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम द्वारा आप समझ लीजिए जो कि दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि इस प्रकार के जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स यानी विद्युत चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए संचायक बैटरी डीसी जनरेटर अथवा रेक्टिफायर द्वारा एसी में परिवर्तित की गई डीसी की आवश्यकता होती है। अगला आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है और फिर शंट वाइंडिंग को संयोजन के समानांतर में रखा जाता है तो इस तरह का संयोजन एक जनरेटर का निर्माण करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यदि सीरीज कुंडलन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी और तब शंट कुंडलन उस संयोजन के समांतर में हो तो तब दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर का प्रकार होता है, जो कि आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर डेड डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, आप सभी को पता होगा, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं और डीसी जनरेटर यानी डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि दोस्तों डीसी जनरेटर से लिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि दोस्तों इस बुक को हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे, तभी आपको अगला वीडियो आपको मिल पाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।